खाकी सीरीज के सेट नंबर 2 का सुपरफास्ट जो है वो रिवीजन करेंगे और साथ ही मैं आपको बता दें इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। ठीक है, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप वेस्टिंग टाइम के हम चलते करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत का पहला क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो कब पराजित किया था? 305 बीसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। जिनके गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे, जिनका नाम अन्य नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से हम जानते थे। ये क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन थे? प्रधानमंत्री थे। जिनकी एक पुस्तक थी कौन सी? अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है वो लिखी किस सब्जेक्ट पर लिखी है? तो ये राजनीति विज्ञान पर लिखी हुई है। ठीक है, मगध शासन की बात कर लेते हैं। तो मगध शासन में जो है सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद थे, उसमें मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था। अंग, मगध, काशी, कौशल, बजीमली, चेती, बस, कुरुपांचाल, अस्कावंती और इसके बाद में गांधार, कंबोज, मत्स्य, सुरसेन, ये जो 16 थे ये महाजनपद थे। ठीक है, और 16 महाजनपद में मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली में था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो बिंदुसार बैठता है और उसके बाद में अशोक बैठता है। और अशोक का जो शासन काल है वो 269 से लेकर 233 यानी कि 232 बीसी तक इसका जो कार्यकाल है वो चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर थी इनकी? वो पाटलिपुत्र में थी। क्या किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसका? सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो कराया था। एंड्री कोट्स और सेंड्री कोट्स इन्हीं के दरबार में आए थे। दरबारी जो थे वो विदेशी, मेगास्थनीज भी इनके दरबार में आए थे। जिनकी पुस्तक थी मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। क्या परिवर्तन किया था? धर्म। ठीक है, तो ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और इन्होंने जैन धर्म की जो दीक्षा है वो किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। किससे? भद्रबाहु से इन्होंने जो दीक्षा है वो ली थी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो कलिंग का युद्ध कब होता है? 261 बीसी में जो है कलिंग का युद्ध होता है। ठीक है, और इन्होंने अपने जब राज्याभिषेक इनका हो गया था तो इन्होंने कितने वर्ष बाद कलिंग पर हासिल की थी? तो 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। कलिंग का जो युद्ध है वो कौन से शिलालेख में मिलता है? तो 13वां जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो मिलता है। कलिंग की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो कलिंग की जो राजधानी थी वो थी तोसली। कौन सी थी? तोसली जो है इसकी राजधानी थी। अशोक के कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 269 से लेकर 232 तक जो अभी हमने ऊपर बात की। अशोक के पहले जो है वो बिंदुसार था और बिंदुसार के पहले जो है क्या बोलते हैं, अरे जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, बुद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। कौन? जो सम्राट अशोक है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपनाया था? भद्रबाहु से किसकी दीक्षा ली थी? तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी। लेकिन इसने क्या किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो दूसरा जो अभिलेख है उसमें दक्षिण भारत का उल्लेख है, जैसे चेर, चोल, पांडे। ठीक है, ये सभी दक्षिण के जो है जो राज्य हैं वो थे। ठीक है, इनके नाम से ही पता चल रहा है। और आपने एक मूवी भी देखी होगी अभी काफी टाइम पहले, उसके 2 पोन्नी सेल्वम 1 और पोन्नी सेल्वम 2 जो है वो इसी से संबंधित है, चेर, चोल और पांडे से। ठीक है, कुल कितने शिलालेख थे अशोक के? तो 14 शिलालेख थे। और गुहा लेख कितने थे? तो 3 जो है वो गुहा लेख थे। स्तंभ लेख कितने थे? तो 07 यानी कि 7 जो है वो स्तंभ लेख थे। 14 शिलालेख, 3 गुहा लेख और स्तंभ लेख कितने? 7। अभिलेखों की खोज कब होती है? तो अभिलेखों की खोज जो है 1750 में फैथेलर ने की थी। किसने? 1750 में फैथेलर ने की थी। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने इसको 1837 में पढ़ा था। किसने पढ़ा था इनके अभिलेखों को? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इनको पढ़ा था। सार्य का स्तूप ये कहाँ पर है? तो ये जो है ये रायसेन एमपी में है। कहाँ पर है? रायसेन एमपी में ये स्तूप है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1989 में इसको जो है
वो यूनेस्को में शामिल कर लिया। ये बनवाया किसने था? तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। और इसकी खोज किसने की थी? तो रायलट ने 1818 में इसकी खोज की थी। भद्रबाहु स्तूप जो है वो किसने बनवाया था? तो वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। किसने? भरहूत स्तूप जो है वो किसने बनवाया था? तो पुष्यमित्र सिंह ने 1833 में कनिंगम में खोजा था। कब? 1873 में। भरहूत स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने 1873 में कनिंगम में खोजा था। और ये भरहूत स्तूप जो है वो है कहाँ पर? तो ये एमपी के सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी जो है वो किस शिलालेख में मिलती है? तो ये जो अयोध्या लेख है, कौन सा? अयोध्या वाला जो लेख है, इसमें 2 मेघ यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की जो जानकारी है वो मिलती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ये कौन थे? तो वैदिक धर्म के पुनर्स्थापक किसको माना जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। ठीक है। अश्वमेध जो यज्ञ है वो किसने किए थे? तो पतंजलि ने किए थे। और पतंजलि की जो पुस्तक है वो क्या है? योग दर्शन इनकी पुस्तक है। 7 वाहनों की राजधानी कौन कौन सी? देखो, पहला तो है अमरावती। ठीक है। अमरावती की क्या है? पैठन, जिसको हम पहले प्रतिष्ठान या फिर आज की डेट में हम महाराष्ट्र के रूप में जानते हैं। ठीक है। हर्यक वंश की बात कर लेते हैं। तो हर्यक वंश की राजधानी कौन सी थी? बिंबिसार थी। कहाँ? कौन सी थी? इनकी राजधानी राजगृह थी। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। शुंग वंश के संस्थापक शिशुनाग वंश थे। पुष्यमित्र सिंह थे। कौन थे? वो शिशुनाग वंश, नाग वंश के संस्थापक थे। ठीक है। ये शुंग वंश जो है वो पुष्यमित्र शुंग के हैं। और इनकी राजधानी रही है वो कौन सी रही है? विदिशा रही है। गैरवाल के संस्थापक कौन थे? तो ये चंद्रदेव थे, जिनकी राजधानी कहाँ रही है? वाराणसी में रही है। पल्लव वंश की बात कर लेते हैं तो सिंह विष्णु इसके संस्थापक रहे हैं और कांची जो है इसकी राजधानी रही है। चोल वंश की बात कर लेते हैं। चोल वंश के जो संस्थापक हैं वो विजयालय रहे हैं और इसकी राजधानी वो तंजौर रही है। राष्ट्रकूट वंश की बात कर लेते हैं तो इसके संस्थापक दंतीदुर्ग रहे हैं और इसकी जो राजधानी है वो मानखेत रही है। राष्ट्रकूट वंश याद रखेंगे। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? मानखेत है। किस अभिलेख में भरतव वर्ष का प्राचीन प्रमाण मिले? बारवेल की हाथी गुफा अभिलेख में जो है वो भारतवर्ष के प्राचीन प्रमाण जो है वो मिले। कहाँ पर? बारवेल की हाथी गुफा में। किसकी? बारवेल की हाथी गुफा में। जूनागढ़ अभिलेख जो है इसमें ये किसने बनवाया था? तो रुद्रदामन ने बनवाया था। किसने? रुद्रदामन ने। ऐहोल अभिलेख की बात कर लेते हैं तो पुलकेशन द्वितीय। और अयोध्या अभिलेख की बात कर लेते हैं तो धन देव में। ठीक है। उत्तराखंड की स्थापना कब होती है? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। स्थापना का मतलब है कि थे तो पहले से, लेकिन उनको जो दर्जा है या फिर नामकरण है, जो पूरी तरीके से जो सब चीजें दी जाती है उसको हम स्थापना के रूप में जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को कब मिला? जिसको हम नॉर्थ नेफा भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन एजेंसी जो है हम बोलते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो 20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना होती है नेफा की। ठीक है। झारखंड की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है उसकी स्थापना की जाती है। गोवा की बात कर लेते हैं तो 30 मई 1987 को इसकी स्थापना होती है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं जो कि सबसे नवीनतम राज्य है, जिसकी स्थापना हुई 2 जून 2014 को। ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आती है और इसकी स्थापना कब होती है? 5 अगस्त 2019 को। ठीक है। और लागू कब होता है? तो ये जो लागू है वो 31 अक्टूबर 2019 को हो जाता है। भाषाई आधार की बात कर लेते हैं तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन आयोग है ये कब आता है? तो 1956 में आता है। फजल अली आयोग में सदस्य कितने थे? तो फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। और पहला जो गठित राज्य है वो कौन सा है? तो 1953 में पहला गठित राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश 1953 में होता है। और पुनर्गठन आयोग जो है वो फजल अली आयोग में जो सदस्य है वो 3 है। और पुनर्गठन आयोग कब आता है? भाषाई आधार पर, तो ये 1956 में
आता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश जो है वो किस समिति के अकॉर्डिंग पहला राज्य जो है वो भाषाई आधार पर बना, तो बांचू समिति के आधार पर बना है। संविधान का कौन सा एक्ट संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति देता है? तो संविधान का जो आर्टिकल 11 है, कौन सा आर्टिकल, ये कहता है कि संसद को नागरिकता के आधार को नियमित करने की शक्ति संसद के पास में होती है। नागरिकता अधिनियम कब आता है? तो नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ है? तो 2019 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसका हुआ है। कौन सा मौलिक अधिकार सभी को नहीं दिया जा सकता, जो सिर्फ भारतीय, जैसे मान लो कोई विदेशी आता है अपने भारत में घूमने के लिए, तो क्या उसको 15, 16, 19, 29, 30, देखो एक तो 15, 16 याद रखेंगे, फिर 19, फिर उसके बाद में 10 बढ़ा देंगे, 29 और 30, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। तीनों चीज, 5 जो ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ अपने भारतीयों को दिए जाते हैं, किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जैसे कि हम एक आपने ट्रिक सुनी होगी 19 में बोस संघ आवागमन बस व्यापार, कोई विदेशी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, कहीं भी घूम नहीं सकता, ठीक है, संघ नहीं बना सकता है, ठीक है, शांतिपूर्ण एक साथ नहीं हो सकते हैं, निवास नहीं कर सकता है, ठीक है, व्यापार नहीं कर सकता है, और उसे बोलने की कोई जो मतलब वैसे बोलने की, किसी के अधिकार के पक्ष में बोलने की, वैसे तो वो बोल सकता है लेकिन किसी के अधिकार के पक्ष में नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो बोस संघ आवागमन बस व्यापार, ठीक है। तो ABCDEF छोड़ के और G, ठीक है। तो बोलने की व्यक्ति ए में है, 19 ए में, शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की बी में है, 19 के बी में, ठीक है। संघ बनाने की, फिर यूनियन बनाने की, तो ये किस में है? ये सी में है। घूमने की स्वतंत्रता किस में है? डी में है। निवास करने की कहाँ है? ई में है कि आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं और आप भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ये किस में है? 19 जी में है, ठीक है। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थापित कर आर्टिकल 20 और 21 के अतिरिक्त है? तो जो अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थापित कर सकते हैं वो है आर्टिकल 359। कौन सा है? आर्टिकल 359। वैसे तो 352 से लेकर 360 तक जो है वो आपातकाल के संबंध में आर्टिकल है, ठीक है। देखो राष्ट्रीय आपात जो है वो कब लगता है? 352 में लगता है। 356 में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। और 360 में क्या लगता है? तो वित्तीय आपात जो है लगता है। वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है और राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 352 में जो है राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। सतलज का उद्गम की बात कर लेते हैं, तो राकसताल झील जो है, जो कि तिब्बत से निकलती है, लांगचिक बरवा में, ठीक है। इसके जो उद्गम स्थल है सतलज का, वो कहाँ से है? राकसताल झील से है, इंडिया से नहीं है, ठीक है। सतलज नदी को याद रखेंगे बहुत अच्छे से। भारत में प्रवेश कहाँ से होती है? तो भारत में जो प्रवेश है वो शिपकिला दर्रा से होती है। कहाँ से? शिपकिला दर्रा से इसका जो प्रवेश है वो भारत में होता है। माजुली द्वीप की बात कर लेते हैं, तो माजुली नदी द्वीप जो है उसको वो किसको कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, जो असम में एक जिला पड़ता है जोरहट से, जो, ठीक है, वहां से जो है वो नदी ये एंटर करती है। इसके बाद में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सी नदी का है? तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप का ही है, ठीक है। सबसे छोटा नदी द्वीप किसका है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का मयूर द्वीप है सबसे छोटा, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि माजुली नदी द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो माजुली नदी द्वीप का है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मयूर द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का है। विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अगर आपने कल का जो मॉक टेस्ट दिया होगा उसमें ये क्वेश्चन जो था वो था, ठीक है। इसमें था कौन सा? रुद्रप्रयाग वाला, ठीक है। रुद्रप्रयाग वाला ये क्वेश्चन इसमें था, जिसका करेक्ट आंसर रुद्रप्रयाग था। धौली और अलकनंदा, इन दोनों को मिलाकर कौन सी नदी जो है वो बनती है? तो धौली और अलकनंदा को मिलाकर जो है वो पंचप्रयाग बनती है। क्या बनती है? विष्णु प्रयाग जो है वो बनती है। क्या बनती है? विष्णु प्रयाग।
देखो विष्णु भगवान ने क्या किया, अलकनंदा को धो दिया। क्या किया, विष्णु भगवान ने अलकनंदा को धो दिया। ठीक है, भागा कौन, देव के साथ में अलकनंदा भाग गई, धो दिया था इधर, फिर इसी के साथ में देव के साथ में जो है वो भाग गई, इसलिए धो दिया था विष्णु ने। ठीक है, विष्णु कोई पर्सन है, उसने अलकनंदा को धो दिया। धोया क्यों था, क्योंकि वो भाग गई थी किसके साथ में, देव के साथ में, कौन, अलकनंदा। ठीक है, इसके बाद में मंदाकिनी, नंदाकिनी, देखो नंद और अलकनंदा, नंद प्रयाग के साथ में अलकनंदा और नंदकिनी जो है वो मिलकर क्या बनाती है, नंद प्रयाग बनाती हैं। ठीक है, कड़ प्रयाग कैसे, पिंडर और अलकनंदा, पिंड कर दिया अब। ठीक है, किसने, अलकनंदा को जो पिंड कर दिया, किसने, कड़ ने कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो किसी एक के साथ में नहीं रहती थी। अब अलकनंदा और मंदाकिनी की बात कर लेते हैं, तो ये किसकी है, ये रुद्र की है। ठीक है, किसकी है, रुद्र की है। रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलकर रुद्रप्रयाग बनाते हैं। कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है, 8.61 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, महानदी की बात कर लेते हैं, तो महानदी इसके बाद में आती है 1.41 लाख पर स्क्वायर। नर्मदा की बात कर लेते हैं तो 98 किलोमीटर पर स्क्वायर। कावेरी की बात कर लेते हैं तो 87 किलोमीटर पर स्क्वायर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर की बात कर लेते हैं तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगरा, मथुरा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, कौन से, आगरा, मथुरा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली, ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। कटक किस नदी के किनारे स्थित है, कटक उड़ीसा वाला कटक। ठीक है, ये कहाँ, महानदी के किनारे स्थित है। मेरठ और गाजियाबाद की बात कर लेते हैं तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। गोरखपुर की बात कर लेते हैं तो गोरखपुर किस नदी के किनारे है, ये है राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, ये हमने यूपी जीके में भी आपको बताई है। उज्जैन की बात कर लेते हैं तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। सूरत की बात कर लेते हैं तो ये ताप्ती नदी के किनारे है। जब जमशेदपुर की बात कर लेते हैं तो स्वर्ण रेखा के किनारे स्थित है। कौन सी नदी पंचनद में सम्मिलित है, तो सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम, ये पंचनद में शामिल है। कौन सी, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, झेलम। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब होता है, तो सिंधु जल समझौता जो है वो 1960 में होता है। कब, 1960 में ये होता है। सदिश राशियों की बात कर लेते हैं जो दिशा सहित बताती हैं। ठीक है, और अदिश राशि कौन सी होती है, जिनकी में कोई दिशा नहीं होती है। देखो विस्थापन, संवेग, आगूढ़, आवेग, संवेग, वेग और बल। देखो बल की कोई दिशा नहीं होती, वेग की भी कोई दिशा नहीं होती, आवेग की भी कोई दिशा नहीं होती, संवेग की भी कोई दिशा नहीं होती, विस्थापन की भी कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, सॉरी, इन सब की दिशा होती है। और अदिश जो है, जैसे द्रव्यमान है, क्या उसका कोई दिशा हो सकती है, नहीं हो सकती। आयतन है, क्या उसकी दिशा होती है, ताप है, ताप महसूस करते सकते हैं जिन चीजों को, उन्हें हम अदिश राशि में रखते हैं। ठीक है, जैसे द्रव्यमान, आयतन, ताप, कार्य, विद्युत धारा और दाव। ठीक है, इन सभी को जो है वो अदिश राशियों में रखा गया है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, जो उसका घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है। जैसे, ठीक है, जैसे वस्तु है उसकी हम मात्रा बदल लें तो क्या जो है अपरिवर्तित रहेगा, वो घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2 इसका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लेते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानते हैं। ठीक है, जिप्सम की बात कर लेते हैं कि CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र है। शुष्क बर्फ की बात कर लेते हैं तो CO2 जो है उसको हम शुष्क बर्फ को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम शुष्क बर्फ को कहते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस की बात कर लेते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस में आता है। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो फोटोग्राफी जो होती है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो AgBr की चढ़ाई जाती है। किसकी, AgBr की। ठीक है, सिल्वर आयोडीन की बात कर लेते हैं तो कृत्रिम वर्षा जो कराई जाती है वो किसके द्वारा कराई जाती है, तो सिल्वर आयोडीन के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे सिल्वर ब्रोमीन होता है। क्या होता है, सिल्वर ब्रोमीन की जो परत है वो चढ़ाई जाती है फोटोग्राफी की पर। ठीक है,
प्लेट्स पाए जाते हैं। तो प्लेट्स कहाँ पाए जाते हैं? रुधिर में पाए जाते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है, ठीक है, सुना होगा आपने कि उसकी प्लेट्स कम हो गई, तो उसमें जो रुधिर है, रुधिर जो है उसमें रक्त की कमी जो है वो हो जाती है, ठीक है। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। इसमें प्लाज्मा कितना होता है? तो 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। 45% क्या होता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो है, और साथ में प्लेलेट्स जो है वो भी होती है। कितनी? 45%। और 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जो बाहरी, जैसे हमारे कहीं पे हम कट बैठ जाते हैं तो हमें जल्दी से उसमें राहत मिलती है, तो वो किसके कारण मिलती है? तो वो WBC के कारण मिलती है, वाइट ब्लड सेल्स के कारण जो है, जिन्हें हम श्वेताणु भी कहते हैं, ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और आरबीसी को हम क्या कहते हैं? एंथ्रासाइट कहते हैं। और WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स। हरित क्रांति की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड में जो हरित क्रांति के जनक है वो किसको बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। और इंडिया में किसको जाना जाता है? तो MS स्वामी को जाना जाता है, ठीक है। इन्हें अभी 2-3 दिन पहले एक अवार्ड जो है वो घोषणा की गई, शायद भारत रत्न देने की, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट इन्हें देने की जो बात है वो कही गई है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो है वो अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, कुछ टाइम पहले, लगभग शायद 2023 में इनकी जो मृत्यु है वो हो चुकी है। हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 1966-67 से इसकी शुरुआत होती है। स्वर्ण क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो स्वर्ण क्रांति के जो जनक है, स्वर्ण क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो शहद, फल और बागवानी से स्वर्ण क्रांति जो है वो संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली पालन से ही संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जिसके श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं? तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। ये भी याद रखने की चीज है, श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध से संबंधित है। पीली क्रांति की बात कर लेते हैं। तो सैम पित्रोदा इसके जनक है, और ये तिलहन से संबंधित है। किससे? तिलहन से संबंधित है। इसके बाद में गुलाबी जो है वो प्याज और झींगा से संबंधित है, और इसके जो जनक है वो दुर्गेश को जाना जाता है। वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और हरित क्रांति को, बाकी आप एक बार पढ़ लेंगे इनको। वर्ष 1999 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया है? तो कितने उद्योगों को रखा गया है? 18 उद्योगों को रखा गया है, ठीक है। उस टाइम जब ये औद्योगिक नीति आई थी तो PM कौन थे? तो नरसिंहा राव उस टाइम PM थे। और RBI के गवर्नर कौन थे? तो S वेंकट रमण जो है उस टाइम RBI के गवर्नर थे। और वित्त मंत्री उस टाइम कौन थे? तो मनमोहन सिंह जो है उस टाइम जो है वित्त मंत्री थे, ठीक है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी में देखो, देख लेते हैं। उदारीकरण। P का मतलब होता है निजीकरण, ठीक है, जैसे प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है। इन तीनों का ये जो LPG का फुल फॉर्म है वो होता है, ठीक है। सिडबी की स्थापना की बात कर लेते हैं। सिडबी की स्थापना की क्यों गई थी? देखो, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? लखनऊ में है। और इसके एक्ट कौन सा है? 1989 का जो एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग 1990 में इसकी स्थापना होती है। कब? 1989 का एक्ट 1990 में इसकी स्थापना होती है। लखनऊ हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, किसका? सिडबी का। और ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं इनको वित्त प्रदान करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए इसके सिडबी की स्थापना की गई थी। जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो इसकी प्रारंभिक पूंजी क्या थी? जब नाबार्ड की स्थापना होती है तो इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो थी 100 करोड़। कितनी थी? 100 करोड़। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड जो स्थापना है वो 1981 के एक्ट के द्वारा 1982 में इसकी स्थापना होती है। और शिवरमन समिति के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? नाबार्ड की। और कहाँ पर होती है? तो मुंबई में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? मुंबई में इसकी स्थापना होती है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद आगे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल तकनीक कौन सी है? तो इटेंग्लियो प्रिंटिंग जो है
वो इसके लिए जो अपने नोट की छपाई होती है, इसमें मुद्रा पर जो चेहरा दिखता है महात्मा गांधी जी का, वो ये प्रिंटिंग होती है। कौन सी? इंटेग्लियो प्रिंटिंग। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन आपने पहले ना पढ़ा हो, लेकिन अब पढ़ लो। आरबीआई का एक्ट कौन सी है? तो आरबीआई के एक्ट की बात कर लेते हैं तो 1934 का एक्ट, और 1935 में इसकी स्थापना होती है, और राष्ट्रीयकरण जो है वो 1949 में इसका होता है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो ओ इसमें सुना होगा ना आपने, तो उन्हीं का जो ओ का पूरा नाम है वो है ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, 1934 का एक्ट 1935 में होता है, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई को जिसको हम कहते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्रथम उद्देश्य क्या बनाए रखना है? तो क्या बनाए रखना है? तो मूल्य स्थिरता। कौन सी? मूल्य स्थिरता है जो वो मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है कि बनाए रखना है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति में? 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 जो सदस्य हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। किसमें? मौद्रिक नीति में। इसमें क्या होता है, एक साल में 4 बार बैठक होती है मौद्रिक नीति के लिए। किसके लिए? मौद्रिक नीति के लिए एक साल में 4 बार बैठक होती है। 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। पोंगल त्योहार की बात कर लेते हैं तो पोंगल त्योहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और अतुकल पोंगल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में ये मनाया जाता है। ओणम जो है वो केरल का होता है, और पोंगल जो है वो तमिलनाडु का होता है, और अतुकल पोंगल जो है वो केरल का होता है। ठीक है, सरुल की बात कर लेते हैं तो जो सरुल है वो कहाँ का है? झारखंड का है। बिहू कहाँ का है? तो ये असम का है। कहाँ का है? असम का है। बगरुम्बा भी कहाँ का है? असम का है। ठीक है, देहिंग पटकाई ये भी कहाँ का है? ये भी असम का है। चापचार कूट और मीम कूट, जो मीम कूट वाले हैं ये कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं। कहाँ के हैं? मिजोरम के। हॉर्नबिल त्योहार जो है ये 10 दिन मनाया जाता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर। कहाँ पर मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। लाई हरोबा, लाई की तरह क्या होता है? मड़ी जो है वो लाई की तरह होती है। छठ पूजा कहाँ पर होता है? तो ये बिहार में होता है। बिरहा भी कहाँ होता है? बिहार में होता है। रज पर्व, नुआखाई। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से जो त्योहार हैं वो उड़ीसा में मनाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 1098 जो है वो बच्चों की हेल्पलाइन नंबर के लिए है। कौन सा है? 1098। आपातकाल के लिए 112 लगाते हैं। पुलिस जो है वो हम 100 या फिर 112 जो है वो आपातकाल के लिए लगाते हैं। फायर के लिए 101 लगाते हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर की बात कर लेते हैं तो 1090। कौन सा? 1090 जो है वो वुमेन हेल्पलाइन नंबर के लिए लगाते हैं। कौन से? 1090 है ये। ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए किसको लगाते हैं? तो हम 181 को लगाते हैं। रेलवे इमरजेंसी की बात कर लेते हैं तो 139 लगाते हैं। रोड एक्सीडेंट की बात कर लेते हैं तो 1073 जो है रोड एक्सीडेंट में लगाते हैं। एलपीजी लीक की बात कर लेते हैं तो 1906 में लगाते हैं। ठीक है, अगर एलपीजी लीक जो है वो हो रहा है तो, अगर रोड एक्सीडेंट हो रहा है तो 1073। ये सभी वैसे तो जानकारी है आप सभी को। और रेलवे इमरजेंसी के लिए 139 अभी जो है कुछ दिनों पहले चर्चा में था। लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर है? जिसमें आईएएस और आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग होती है। कहाँ पर है? मसूरी में है। कहाँ पर है? मसूरी में है। जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1959 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी की। नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ पर है? तो नेशनल पुलिस अकेडमी जो है वो हैदराबाद में स्थित है। एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, न्यू दिल्ली में स्थित है। औषधि विष और वनस्पति अनुसंधान कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। शिमला के लिए बात कर लेते हैं तो आलू अनुसंधान जो है वो शिमला में है। चावल अनुसंधान कटक में, और गन्ना अनुसंधान जो है वो कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। दालचीनी अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। और वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो देहरादून में ये स्थित है। 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्यजीत जो है वो पहले भारतीय थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देवदत्त ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से अन्य ट्रॉफी भी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और बिल्स ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी की बात कर लेते हैं तो बैटन कप, आगा कहाँ कप, ये किससे? हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल की बात कर लेते हैं तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप, ये किससे? फुटबॉल से संबंधित है। गोल्फ की बात कर लेते हैं तो राइडर कप, पाकर कप और सर्किल कप जो है वो किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी की बात कर लेते हैं। इन्होंने
कांस्य पदक जीता था 2000 में, कहाँ पर, सिडनी में। ठीक है, करुणा मल्लेश्वरी ने ओलंपिक जो है वो कांस्य पदक कहाँ जीता था, 2000 में सिडनी में जीता था। पहला कांस्य कब आता है, तो पहला कांस्य जो है वो 1952 में कुश्ती में आता है। कहाँ पर, केडी जाधव जो है ये कुश्ती से संबंधित है और 1952 में इन्हें पहला जो कांस्य वो मिला था। कहाँ पर मिला था, तो हेलसिंकी में मिला था। कहाँ पर, हेलसिंकी में मिला था। पहला जो सिल्वर है वो किसको मिला था, तो राजवर्धन राठौड़ को जो है वो मिला था शूटिंग के लिए। कहाँ पर, 2004 में कहाँ पर मिला था, एथेंस में मिला था शूटिंग के लिए। ठीक है, पहला गोल्ड किसको मिला था, तो पहला गोल्ड जो है वो 2008 में बीजिंग में जो है ओलंपिक हुए थे और अभिनव बिंद्रा को शूटिंग के लिए मिला था। किसके लिए, अभिनव बिंद्रा को शूटिंग के लिए जो है वो मिला था। इसके बाद आ जाते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। थोड़े दिवस के रूप में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दिवस जो है वो पूछा गया था। 9 जनवरी जो है वो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा इसकी शुरुआत कब होती है, तो भारतीय प्रवासी दिवस की जो शुरुआत है वो 2003 में होती है। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किसको मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। महिला दिवस के बारे में बात कर लेते हैं, तो 8 मार्च। ठीक है, इंटरनेशनल है ये महिला दिवस। इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस कब है, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और 22 मार्च को क्या जल दिवस के रूप में मनाते हैं, और 22 मार्च अप्रैल मई के रूप में किसको, जैव विविधता के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को किसको, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विरासत दिवस के रूप में, और पुस्तक दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाते हैं। कब, और एकता दिवस है 31 अक्टूबर, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है उस दिन मनाते हैं। सुशासन दिवस की बात कर लेते हैं तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, और हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं तो 14 सितंबर को मनाते हैं, और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल एड्स दिवस की बात कर लेते हैं तो ये 1 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात कर लेते हैं तो ये 29 अगस्त को मनाते हैं, और रेड क्रॉस डे की बात कर लेते हैं तो ये 8 मई को मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ एक शेयर जरूर कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आज जो है वो यूपीजीके की क्लास भी दोपहर तक आ जाएगी, और साथ ही में उसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, दोनों क्लासेस की एक साथ में। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।